नमस्कार जोहार। मैं चंदा कुमारी आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करती हूँ और भी है राही की नई कड़ी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो ये कार्यक्रम है ये उन युवाओं के लिए है जो अपने भविष्य कैरियर की पाथ पे कहीं ना कहीं अटक गए हैं, भटक गए हैं, या फिर आके ऐसा हो गया है उनके साथ कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करें और काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं वो। तो हम उन युवाओं का मार्गदर्शन करने का प्रयास करते हैं। उसी प्रयास की राह में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसका नाम सुनते ही हमारे मन में पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन, वोट, पता नहीं क्या क्या आ जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं राजनीतिक विज्ञान। इस विषय के ऊपर आज हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, साथ ही इसकी पढ़ाई हम कहाँ से इसकी पढ़ाई जो है ओरिजिन होती है। और इस पूरे विषय के ऊपर विस्तार से ज्ञान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर किरण झा, जिनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जोहार। तो किरण जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो राजनीतिक विज्ञान है ये होता क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है वो ऐसी है कि हम अगर पॉलिटिकल साइंस का नाम सुने तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि अगर हम इसमें जाएंगे तो हम सिर्फ नेता बनेंगे या फिर हम पॉलिटिक्स में जाएंगे, ऐसा कुछ ख्याल आता है हमारे मन में। तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि राजनीतिक विज्ञान होता क्या है। राजनीति विज्ञान को जानने के लिए हमें जानना होगा सबसे पहले कि राजनीति शब्द आया कहाँ से है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। राजनीति शब्द पॉलिटिकल का हिंदी रूपांतरण है जो ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से बना है। ग्रीक भाषा में पॉलिस मतलब होता है सिटी स्टेट, नगर राज्य। तो उन नगर राज्य में रहने वाले नागरिकों के व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र कहलाया। लेकिन हमारी सभ्यता में, संस्कृति में राज विज्ञान की 4 शाखाओं का उल्लेख किया है। वे हैं आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। आन्वीक्षिकी का अर्थ है दर्शन शास्त्र, त्रयी का अर्थ है तीनों वेद, वार्ता का अर्थ है इकोनॉमिक साइंस और दंड नीति का अर्थ है राजनीति विज्ञान। जी। प्राचीन काल में दंड नीति को राजधर्म भी कहा जाता था। इसका अर्थ यह है कि हर एक चीज़, इवन राजा भी धर्म के अंदर आता था, धर्म से ऊपर कुछ नहीं था। उसे अपने राज्य का शासन धर्म के अनुसार से करना होता था। तो उसका मुख्य उद्देश्य होता था सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो ये हमारे प्राचीन काल में था। लेकिन जब आधुनिक युग में पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई शुरू हुई तो कुछ लोगों ने इसे राज्य का विज्ञान, साइंस ऑफ स्टेट कहा। फिर बाद में कुछ लोगों ने इसे साइंस ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार का विज्ञान कहा। फिर और बहुत से विद्वान आए जिन्होंने कहा कि नहीं, यह तो राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है, तो इसे स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट दोनों कहा गया। फिर धीरे धीरे इसे अथॉरिटी का स्टडी माना गया, ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ का स्टडी माना गया, मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कहा गया और बहुत सी बातें हुई। जी। लेकिन अब मॉडर्न युग में हन्ना आरेंट ने कहा है कि जितनी भी क्रियाकलाप हैं उनमें राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम है, क्योंकि यह हमें मनुष्य के रूप में एक एग्जिस्टेंस देती है। हम जैसे ही जन्म लेते हैं हम तुरंत जिस राज्य में या जिस देश में जन्म लेते हैं हमें वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती है और हम उस स्टेट के नागरिक बन जाते हैं। जब नागरिक बनते हैं तो हमें वहाँ के सारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ मिल जाते हैं, और जब राज्य के नागरिक बनते हैं तो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के भी सदस्य बन जाते हैं। तो इस तरह से पॉलिटिकल साइंस जो है, हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं
वहाँ निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, उसमें उसके संरक्षण और उसके संशोधन का अध्ययन करता है, ऐसा ही माना जाता है। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है या फिर एक ऐसा विषय है जो कि हमें हमारे अधिकारों का ज्ञान देता है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये प्राचीन काल से, मतलब ऐसा नहीं है कि इसका कोई नई उत्पत्ति हुई है। प्राचीन काल से ही, मुग़लों का टाइम हो या फिर उससे भी पुरानी बात की जाए, चाणक्य जी ने भी इनके बारे में बहुत कुछ कहा है, पॉलिटिक्स के बारे में। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत पुरानी चीज़ है, और हमारे प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमें पॉलिटिकल राइट्स दे रखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट विषय बन जाता है। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इसकी पढ़ाई जो होती है वो कब से शुरू होती है, किस क्लास से हम पढ़ना शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में? देखिए, राजनीति विज्ञान स्कूली लेवल से पढ़ाई होती है। जब हम क्लास 6 में आते हैं तब इसे नागरिक शास्त्र, सिविक्स के रूप में पढ़ा जाता है। नागरिक शास्त्र अच्छी नागरिकता का अध्ययन है कि हम समाज के अच्छे नागरिक कैसे बने। हम सबको याद है कि जब हम स्कूल में होते थे तो हम अरस्तु का लाइन पढ़ते थे कि एरिस्टोटल सेज मैन इज़ ए सोशल एनिमल। तो तभी से पढ़ाई होती है, और जब हम 10th पास कर जाते हैं तो 12th लेवल में इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई होती है। अच्छा, तो यानी कि क्लास 6 से जो है बच्चों को ज्ञान देने दिया लग जाता है। नॉर्मल ज्ञान उन्हें नागरिक शास्त्र की दे दी जाती है, और पॉलिटिकल साइंस फिर बच्चे प्लस 2 से अलग से पढ़ते हैं। आजकल तो बहुत इसका इम्पोर्टेंस भी बढ़ गया है। जी, अगर बात की जाए आफ्टर 12th, जैसे कि अभी भी हमारे बोर्ड्स वगैरह कंप्लीट हो गए हैं और रिज़ल्ट जो है बस आने को है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि पॉलिटिकल साइंस में आगे कैरियर बनाना चाह रहे होंगे। तो 12th के बाद पॉलिटिकल साइंस की राह में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी ज़रूरी है? जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, तो क्या वो लोग भी इस फील्ड में जा सकते हैं या फिर सिर्फ आर्ट्स के बच्चे जा सकते हैं? देखिए, ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमारे यहाँ DSPMU में है कि पहले आर्ट्स के बच्चे जिनका पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा मार्क्स है तो मेरिट ग्राउंड पे उनका एडमिशन होता है। लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होता है, और उसमें वो यदि पास हो जाते हैं, जिससे साइंस के भी हों कॉमर्स के भी हों, तो कोई दिक्कत नहीं है। उनका मार्क्स कट ऑफ पार करना चाहिए, उनका एडमिशन अच्छे से हो सकता है। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी इसकी पढ़ाई होती है, और किसी भी फैकल्टी, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं और आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है सिर्फ कि आर्ट्स के बच्चे ही इस फील्ड में आगे जा सकते हैं। तो इसके बाद हम किरण जी आपसे जानना चाहेंगे कि ग्रेजुएशन जो करने का जो एक फ़ेज़ होता है बच्चों के लाइफ में, वो एक ऐसा समय होता है कि जब हम एक बहुत लंबे समय तक स्कूल में रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं और हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम बहुत कुछ जाने बाहरी दुनिया के बारे में कि क्या, और बहुत कुछ पता भी नहीं होता बिकॉज़ माता पिता सारा काम कर देते हैं। लेकिन स्कूल से बाहर आने के बाद जब कॉलेज की दुनिया में आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं, इतने सारे कॉलेजेस रहते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बात की जाए पॉलिटिकल साइंस की, तो उसके लिए कौन कौन से कॉलेज जो है वो उच्चतम माने गए हैं, अगर बात की जाए रांची के, झारखंड के या फिर नेशनल लेवल पे भी, तो प्लीज़ आप उसके बारे में थोड़ी बताएं। हाँ, बिल्कुल बताओ। देखिए, पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पढ़ते बच्चे हैं, विश्वविद्यालय नहीं पढ़ता। तो आप कहीं से भी पढ़ें, आप खुद यदि अच्छी पढ़ाई करें तो वो मैटर करता है। अब आपका प्रश्न जहाँ तक है, तो झारखंड में रांची विश्वविद्यालय है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी है, फिर बिहार में पटना यूनिवर्सिटी है, बिहार यूनिवर्सिटी है। सारी जगह, सभी राज्यों में पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई होती है। फिर यदि आप नेशनल लेवल पर चाहें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, सभी जगह पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई होती है। इवन जो बच्चे बहुत अच्छा करना चाहते हैं वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में भी जा सकते हैं यदि उनको ज़्यादा अच्छा करने की ललक है। जैसे हमारे यहाँ बहुत बड़ा पॉलिटिकल साइंटिस्ट था
प्रोफेसर लास्की, तो उसने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई की। तो इसमें बहुत सभी, बल्कि मैं कहूँगी कि जो विश्वविद्यालय अभी नए नए बनकर खड़े हुए हैं वहाँ भी पॉलिटिकल साइंस की बहुत अच्छी पढ़ाई है और बच्चे वहाँ से भी पढ़कर बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी, बात हो गई ये तो कॉलेजेस की, लेकिन इसके बाद हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि वो मेरे भी मन में आ रहा है, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस का नाम सुनते ऐसा लगता है कि हमें इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना होगा। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसमें ग्रेजुएशन लेवल पे किन किन विषयों के बारे में हमें जानकारी दी जाती है और क्या क्या हम जान पाते हैं इस पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करके। देखिए, पॉलिटिकल साइंस जो ग्रेजुएशन लेवल पे आता है तब हम पाँच छः ब्रांचेस में इसको पढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पहला उसका पेपर होता है पॉलिटिकल थ्योरी और दूसरा पॉलिटिकल थॉट या पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो थ्योरी में हम ये पढ़ते हैं कि ये सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पर्पसेस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का क्या उद्देश्य है कि वो राजनीतिक व्यवस्था को अच्छी तरह से चला सके, उसका पर्पस ऐसा हो कि जनता का कल्याण कर सके। तो इसके लिए हम कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस, कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, कंसेप्ट ऑफ लिबरलिज्म, कंसेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म आदि बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं। ऑरिजिन ऑफ थ्योरीज ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्टेट, फंक्शन ऑफ स्टेट, ताकि हमें राज्य के कार्य के विषय में अच्छी तरह जानकारी मिल सके कि हम अपने अधिकार, अपने कर्तव्य और अपने संविधान को समझ सके। जैसे कि हमारा प्रेम्बल स्टार्ट ही होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये एकदम क्लियर है कि हमारे यहाँ सॉवरेंटी वी द पीपल, हम भारत के लोगों में निवास करते हैं। फिर गिव्स टू आवर सेल्स लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ें। तो हमारा प्रेम्बल ही एक शॉर्ट समरी है संविधान का जो हमें सारी बातें बताते थे। तो दिस इज़ नोन एज पॉलिटिकल थ्योरी। सेकंड पेपर होता है जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी। इसका संबंध दर्शन से है। पॉलिटिकल फिलॉसफी में हमें वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी भी पढ़ते हैं, मेडिएवल पॉलिटिकल फिलॉसफी भी पढ़ते हैं और इंडियन पॉलिटिकल फिलॉसफी भी पढ़ते हैं। जी। फिलॉसफी का संबंध हमेशा ही शुड बी से होता है, क्या होना चाहिए। जैसे कि प्लेटो ने अपने टाइम में देखा कि सुकरात को जहर दे दिया गया और उसे मार दिया गया। सुकरात प्लेटो का गुरु था, तो वो बहुत रोया और एट द एज ऑफ 40 उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था रिपब्लिक, और उसने दार्शनिक राजा की बात की कि राजा कैसा होना चाहिए, दार्शनिक होना चाहिए, और स्टेट कैसा होना चाहिए, आइडियल स्टेट होना चाहिए। ये जो दार्शनिक राजा होगा एक प्रॉपर मेथड ऑफ एजुकेशन से पढ़ के आएगा और एट द एज ऑफ 35 जब वो आइडिया ऑफ गुड, सत्य ही शिव है, का नॉलेज पा लेगा तब वो दार्शनिक राजा बनेगा। लेकिन प्लेटो इतना यूटोपियन था कि वो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस नहीं कहला सका। बाद में अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और उसने राज्य के नेचुरल जो नागरिकों के कर्तव्य हैं, राज्य के कर्तव्य हैं, राज्य की न्याय व्यवस्था या नागरिकों को क्या चाहिए एक अच्छे जीवन के लिए, उस तरह से बात की। सो एरिस्टोटल को ही लोग फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस मानते हैं। तीसरा पेपर होता है इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आपने कहा, इसमें हम प्रियम्बल पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ते हैं, यूनियन गवर्नमेंट पढ़ते हैं, प्राइम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। इसमें हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं, पार्लियामेंट पढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर पढ़ते हैं। फिर उसी तरह स्टेट लेवल पर हम स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पढ़ते हैं, जो चीफ मिनिस्टर, यहाँ का लेजिस्लेटिव असेंबली और हाई कोर्ट होता है। तो इस तरह से हम तीसरे पेपर में इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं। चौथा पेपर होता है
इसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम विश्व के सभी देशों के संविधान का एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी को पढ़ते हैं और भारत के सभी इंस्टीट्यूशंस से उनका कंपैरिजन पढ़ते हैं। तो ये चौथा पेपर हो गया। 5वें पेपर के रूप में हम पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोक प्रशासन की बात करता है कि ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये तो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव होते हैं। जिस पार्टी का जो पार्टी पावर में होती है वो पार्टी टेम्पररी एग्जीक्यूटिव होती है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव तो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, तो वो कैसे काम करते हैं सेक्रेटरी लेवल पे या उससे नीचे, या लोग या जनता का प्रशासन कैसे चलता है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू ग्रास रूट लेवल। और उसके बाद होता कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड फॉरेन पॉलिसी कि विदेशों से हमारा संबंध कैसा है, भारत की विदेश नीति क्या है, भारत की विभिन्न देशों के साथ विदेश नीति कैसी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ की पढ़ाई इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसीज़ में होती है। इसके अलावा हम फिर और भी आइडियोलॉजीज़ भी पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कि डिफरेंट आइडियोलॉजी यानी विचारधाराएँ क्या है, आइडियोलॉजी किस लेवल पे काम करती है, थियरी से ये कैसे डिफरेंट है। तो सो दे आर मेनली 6 पेपर्स जो हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे। अगर देखा जाए तो ये पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा विषय है जो कि हमें सिर्फ हमारे ही देश के बारे में नहीं, यानी कि पूरे ग्लोब में, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में किस तरीके से सारे कार्य चल रहे हैं और किस तरीके से हमारा देश उनसे बेहतर है या फिर किन किन फील्ड में हम आगे हैं, इन सब की हमें जानकारी मिलती है। और पॉलिटिकल राइट्स, चाहे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, हर एक चीज़ के बारे में हमें ज्ञान मिलता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो जब इतना सारा हम ज्ञान अर्जित कर लेते हैं और जब हम ग्रेजुएशन से बाहर आते हैं और जब बात आती है नौकरी करने की, तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में इतना ज्ञान अर्जित करने के बाद हम किस किस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। अगर बात हम सबसे पहले करना चाहेंगे प्राइवेट लेवल पे कि प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल रहती हैं। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में वो सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जैसे बैंकिंग लीजिए या कुछ भी जो प्राइवेट सेक्टर से कनेक्टेड, जैसे जर्नलिज़म आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्यों आप पॉलिटिकल कमेंटेटर बन सकते हैं, आप पॉलिटिकल रिपोर्टर बन सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे, क्योंकि आप तो होल वर्ल्ड को जान रहे हैं ना, तो आप करेंट टॉपिक्स के बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं। तो प्राइवेट लेवल पे जो भी है वो बहुत अच्छी है। अब रहा गवर्नमेंट सेक्टर की बात, तो मेरे ख्याल से यदि आप पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो आपको फिर हायर स्टडीज़ के लिए मास्टर्स कर लेनी चाहिए। मास्टर्स में भी अच्छा स्कोर करते हैं तो उसके बाद आप नेट या जीआरएफ करके, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरर्स करके, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, आप प्रोफेसर बनने के, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही यदि आपने बहुत उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की, नॉर्मल की है एमए तक की पढ़ाई, लेकिन आपने बीएड कर लिया, तो आप स्कूल में टीचर्स हो सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस अब इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में +2 से ही पढ़ाया जाने लगा है, तो आप स्कूल में भी टीचर्स हो सकते हैं, प्राइमरी लेवल पे भी हो सकते हैं और +2 लेवल पे भी हो सकते हैं। तीसरी बात है कि आजकल एजुकेशनल थ्रू टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। डिफरेंट पोर्टल्स हैं यूट्यूब पे जहाँ ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती है। तो यदि आप में योग्यता है तो आपको कोई गवर्नमेंट और कोई प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से अपना यूट्यूब चैनल खोलकर यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज और इवन इंटर बीए एमए लेवल के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इंडियन पॉलिटी कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जिसमें 15-20 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से नहीं आते हैं। जी बिल्कुल।
इसके बाद यदि आप लॉ करते हैं तो आपको पूरा पॉलिटिक्स का, इंडियन पॉलिटिक्स की पूरा पहचान होती है। प्लस आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जानते हैं, इंटरनेशनल लॉ जानते हैं, तो आपको लॉ पढ़ने में बहुत सुविधा होती। अब रही कि कुछ ऐसे सरकारी नौकरी हैं जिसे सभी करना चाहते हैं, जैसे यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उसमें तो आप ग्रेजुएशन करके कम से कम 45% मार्क्स लेकर बैठ सकते हैं और आराम से यदि आप मेहनत करके पढ़ते हैं तो इत्मीनान से आप स्टेट लेवल पर या केंद्र लेवल पर सरकारी ऑफिसर बन सकते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, या फिर स्टेट में बीडीओ, सर्किल ऑफिसर, एसडीओ इत्यादि। सो एज फार एज स्कोप इज कंसर्न, पॉलिटिकल साइंस हैज़ सो मेनी स्कोप्स। जी बिल्कुल। किरण जी, इसके बाद हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसा कि बहुत बार ऐसा अभी तक ऐसा होते आया है कि मतलब अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तभी हमें आगे जो है मास्टर्स करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे कि अगर मैं खुद का अपना एग्जांपल दूं तो जैसे कि मैंने बीकॉम कर रखा है तो मुझे सोशियोलॉजी में मास्टर्स करने का ऑप्शन नहीं मिला था। लेकिन अभी जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया और बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जो शायद हमसे मोटिवेट होकर और आगे पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना चाह रहे होंगे, या फिर ऐसे बहुत सारे बच्चे अभी होंगे जो करना चाहते होंगे लेकिन शायद किसी रीज़न की वजह से, जैसे कि मैंने बताया अपना एग्जांपल, ऐसे कुछ कारण होंगे और नहीं कर पा रहे होंगे। तो क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने हमारे जैसे बच्चों के लिए कुछ ऑप्शन रखा है? बिल्कुल ठीक, बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ऐसा प्रावधान है, प्रोविज़न है कि आपने किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई की है तो आप जो जनरल इलेक्टिव होता है उसमें, यदि आप साइंस में भी ऑनर्स कर रहे हैं तो जनरल इलेक्टिव में आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। यदि आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की है तो आप पॉलिटिकल इकोनॉमी या पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कर सकते हैं। और इस दृष्टि से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही कारण है कि एचआरडी का नाम, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का नाम ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया। जी जैसा कि एक अगर डेटा की बात की जाए, ऑल इंडिया सेकेंडरी एजुकेशन रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो जो हमारा इनरोलमेंट रेशियो है वो हायर एजुकेशन तक आते आते 50% हो जाता है। और कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा कारण होता है हमारा फाइनेंशियल वीकनेस, जिसके वजह से बच्चे आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करने में लगभग कितना खर्च आता है, ताकि अगर जो बच्चे हैं जो पैसों की प्रॉब्लम की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो अगर ये इकोनॉमिकल सब्जेक्ट हुआ तो बच्चे जो है इसमें अपना ग्रेजुएशन परस्यू कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसका मेन एम ही है कि 2030 तक हमारा एजुकेशन का जो परसेंटेज है वो 100% हो जाए। पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि फाइनेंशियल कंडीशन, मैं आपको बताती हूँ कि झारखंड एक गरीब देश है। हालांकि यहाँ बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज हैं पर जनसंख्या बहुत अमीर नहीं है। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी में देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे हैं, लेकिन एमए या ग्रेजुएशन की पढ़ाई में बहुत कम खर्चे लगते हैं और फिर उन्हें स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं। तो इनकी पढ़ाई इतनी खर्चीली नहीं है कि कोई इसको ना कर सके। किसी भी सरकारी कॉलेज में वो इत्मीनान से कर सकते हैं। इसके लिए उन पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बोझ नहीं पड़ेगा। इसके बाद हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा कि हमारा पॉलिटिकल साइंस जो विषय है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो हमें पॉलिटिकल राइट के बारे में हमें ज़्यादा बताता है। तो हम आपसे एक प्रश्न जानना चाहेंगे कि अगर जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जैसे कि अगर पॉलिटिकल साइंस हो या फिर अगर पॉलिटिक्स की पढ़ाई करके अगर हम पॉलिसी मेकिंग सेक्टर में जाएं तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? देखिए, आपने राइट की बात की कि पॉलिटिकल साइंस हमें राइट्स की बात बताता है, तो मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल राइट्स जहां फंडामेंटल राइट्स की बात करता है तो वो साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी बात करता है।
तो जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ के पॉलिसी मेकिंग में जाएंगे तो यू विल बी वेरी कॉन्शियस कि हमें सिर्फ अधिकार 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 नहीं करनी चाहिए, हमें कर्तव्य की बात भी करनी चाहिए। आपको मैं बताऊं कि आधुनिक कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स जो है वो खाली अधिकार की बात करता है, जबकि हमारे पुराने समय में राजा का क्या कर्तव्य था, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई थिंक कि इट विल बी अ फॉर्चुनेट थिंग फॉर ए कंट्री कि कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ के पॉलिसी मेकिंग में जाए तो वो सबों को पार्टिसिपेशन देगा और जनता के डिमांड को फुलफ़िल करने की कोशिश करेगा। सिर्फ राइट्स की ही नहीं बात करेगा, अपने ड्यूटीज़ की भी बात करेगा और स्वस्थ भारत के निर्माण में, स्वस्थ सुरक्षित भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान करेगा। जी, तो अगर हम पूरे इस जो हमारा जो डिस्कशन रहा, अगर हम इसे कंक्लूजन में देखना चाहें तो हमारे देश जो हमारा जो भारत है, जिसकी सबसे जो कोर प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी, जहाँ पे जो लोकतंत्र की बात की जाती है, वहाँ पे जहाँ हमारा जो गवर्नमेंट होता है वो बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल है, तो उसका मेन जो थीम है वो उसको फुलफ़िल करता है। और वो सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे नहीं, कंपनी लेवल हो, फैमिली लेवल हो, सबके ऊपर फुलफ़िल करता है। मैम, आप हमारे स्टूडियो में आई और इस इतने अच्छे से इस विषय के बारे में ज्ञान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया जो आप हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बनी। हम आशा करते हैं कि हमारे जो भी दर्शक होंगे उनको आज हमारे इस डिस्कशन से एक प्रोत्साहन मिला होगा पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करने के लिए, और साथ ही उन्हें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होने के लिए, अगर आप आगे इस पॉलिटिकल साइंस के विषय में कुछ ना भी करना चाहें तो पॉलिटिकली कैसे एम्पावर हो सकते हैं, हमें इसका ज्ञान मिलता है। और इसी आशा के साथ अब हमें आप इजाज़त दीजिए, मिलेंगे हम आपसे और भी है राह की नई कड़ी में एक नए विषय के साथ, साथ ही उसके अनेक दिशाओं के साथ, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। नमस्कार, जोहार।